हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जेईई मेन का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशंस मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो आज पेपर हुआ जेईई मेन का, ऑर्गेनिक थोड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा कोई विशेष कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बेसिक लेवल के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी एलिमेंट्री बच्चा जो है तो उसको सबसे पहले ये बात समझ में आ जाएगी कि इसका नाम कैसे लिखना है। फिर भी चलो, तो यहाँ इसके नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ये देखो आपका पेरेंट चेन क्या है। तो पेरेंट आपके पास ये हो गया, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और साइक्लोहेक्सेन के साथ साथ एक और क्या बैठा हुआ है, इथाइल, और दूसरी ओर क्या है, मिथाइल है। अब रही बात, हम इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पोजीशन कहाँ से लेंगे? तो जवाब ये है कि पोजीशन लेने का तरीका ऐसे केस में हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से चलना पड़ता है। तो बेसिकली ये हमारा 1 है, तो दोनों हमारे 1 1 पे आ जाएंगे और ये हमारे पास थर्ड पे आएगा। तो नाम क्या होगा? तो 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा हो गया तो पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ये जो चारों कंपाउंड हैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ क्या क्या है। तो एक हमारे पास है ये पारा नाइट्रोफिनॉल, दूसरा है ऑर्थोपारा डाइनाइट्रोफिनॉल, तीसरा है हमारे पास ये मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और चौथे में फिनॉल है। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? चारों में फिनॉल है, तो ऑब्वियसली है कि ऐसे केसेस में देखने का, कंपेयर करने का तरीका क्या है? तो कंपेयर करने का तरीका है पोजीशन एंड स्ट्रेंथ। तो नाइट्रो ग्रुप -m के कारण और -i भी, लेकिन -i के बजाय हम -m को ही कंसीडर करें क्योंकि -m ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो -m के कारण, और वो भी ऑर्थो एंड पारा बैठा हुआ है, तो ऑर्थो जो फिनॉल है उसकी एसिडिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ दो नाइट्रो हैं, तो सबसे अधिक एसिडिक कौन हो गया? तो बी हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है? तो एक ही नाइट्रो है। अच्छा, यहाँ क्या है? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी कैसा ग्रुप है? तो ये +m ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, लोन पे डोनेट करता है तो एसिडिटी को घटाता है। आपने पढ़ा होगा कि फिनॉल की एसिडिटी -m ग्रुप बढ़ाते हैं, -i ग्रुप बढ़ाते हैं और +m ग्रुप घटाता है, हाइपर कंजुगेशन घटाता है। तो ये तो घट गया, ये बेसिक लेवल हम लेके चलें कि भाई इससे क्या है कि यहाँ पर मिथॉक्सी ये +m के कारण घटा रहा है। किसको घटा रहा है? तो एसिडिटी को घटा रहा है। तो यहाँ पर +m इफेक्ट है, तो +m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, घटा रहा है। और दो नाइट्रो है, तो ये क्या कर रहा है? एसिडिटी को बढ़ा रहा है। तो सबसे अधिक कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो B, देन A, और इसके बाद BA, उसके बाद क्या है हमारे पास? तो फिनॉल है। तो फिनॉल की एसिडिटी अब यहाँ मिथॉक्सी से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ +m नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? BADC। तो BADC देख लीजिए कौन है हमारे पास। तो B इज मोर देन A देन D देन C। तो आंसर हो गया हमारा 3। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये हमारे पास +m ग्रुप है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। ये भी -m है, लेकिन -m कितना है? तो यहाँ पर एक -m है और यहाँ पर हमारे पास 2 -m है, तो ये ज्यादा एसिडिक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले कंपाउंड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which has maximum इनॉल परसेंटेज, इनॉल कंटेंट। ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि ये एनसीईआरटी वगैरह के अंदर में नहीं है और ये हम लोग कोचिंग के अंदर में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। हम लोग बार बार इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इनॉल कंटेंट कैसे देखना है। तो इन जनरल बच्चों के दिमाग में होता है कि जहां पे हमारे पास कीटोन ग्रुप है तो वहां पे हम इनॉल बना लिए। तो भाई किसका इनॉल ज्यादा होगा? तो इनॉल ज्यादा किसका होगा ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो इनॉल इन जनरल, इनॉल का कंटेंट कम होता है, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। लेकिन जैसे जैसे हम इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ाते जाते हैं इनॉल कंटेंट बढ़ता जाता है। अब रही बात कि एसिडिटी कैसे कैसे बढ़ती, यहाँ पर इनॉल कंटेंट कैसे कैसे बढ़ता है? तो जैसे जैसे इनॉल की एसिडिटी, इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस केस में आपके पास क्या है
कि अल्फा ये हाइड्रोजन जो है ज़्यादा एसिडिक है और ये हाइड्रोजन दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो यहाँ पे इनॉल आपके पास इसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो नॉर्मल केस में यहाँ पर ये जो हमारा कीटो है इसमें इनॉल सपोर्ट करा कंजुगेशन से, तो ये ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो सेकंड में। क्यों? इसलिए कि जो सेकंड का आपके पास इनॉल बनेगा वो एरोमेटिक होगा। ये ध्यान रखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोरोग्लिसरॉल अब जो बन रहा है, तो ये फ्लोरोग्लिसरॉल है, ये एरोमेटिक रिंग के कारण इनॉल इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटिक रिंग। इसलिए सबसे अधिक परसेंटेज अगर कहीं होने वाला है तो यहां होने वाला, करीब करीब दोनों 50-50% होते हैं और इसकी मात्रा उससे कम होती है, ये तो बहुत कम होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर ऑफ पोलर सॉल्वेंट इज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्वेंट का नेचर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो। तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्वेंट जहां पर पोलरिटी हो, जहां पर डाइपोल मोमेंट हो, जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो नहीं हो। तो इसमें किसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो नहीं है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो आंसर है CaCl3, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का क्या है, तो क्लोरोफॉर्म में अपने ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इस कारण से कि क्लोरोफॉर्म में रिजल्टेंट डाइपोल है और ये रिजल्टेंट डाइपोल होने के कारण ये पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड दिस इज नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट डाइपोल जो है सो वो जीरो हो जाएगा। इथिलीन रिजल्टेंट डाइपोल क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से CO2 ये कैसा होगा, ये भी रिजल्टेंट डाइपोल जीरो होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पोलर सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ है, कितना है, तो CaCl3 है, सिर्फ एक है, तो ये आपका आंसर हो गया 4। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान, सबसे आसान क्वेश्चन। जैसे ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं, आप वहां पे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह के कंपाउंड के बारे में क्या सही है, तो बेसिकली है क्या, तो साइक्लोहेक्सेन पे एक बाइबॉन्ड लगा हुआ है, ये हो गया हमारे पास साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, बेंजीन वाला एरोमेटिक है, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक है, बिना बेंजीन का एरोमेटिक है, या इसको सिंपली कहा जाता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मींस एलिफैटिक एज वेल एज साइक्लिक। एलिफैटिक एंड साइक्लिक को क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। अच्छा, एलिफैटिक किसको कहते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल सा फंडा है, वैसे सारे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है क्या कहे जाते हैं, एलिफैटिक। तो क्या ये एरोमेटिक है, नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, तो क्या हो गया ये एलिफैटिक, और साथ ही साथ साइक्लिक है ही, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बेस्ट आंसर है एलिसाइक्लिक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। काउंट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर्म इन द प्रोडक्ट। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने कलेक्ट किया, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि जो बच्चों ने बताया था, वो बताया था कि इस कंपाउंड का नाम दिया हुआ है और वो दिया हुआ कि विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स हाउ मेनी प्रोडक्ट, स्टीरियो प्रोडक्ट्स। तो सिंपल सा उसको मैंने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो भाई ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड हो गया आपके पास CH3, CH डबल बॉन्ड C, और इधर हमारे पास CH2, CH2, CH3, और यहां पर हमारे पास मिथाइल है। अच्छा, अब क्या करना है, HBr जोड़ना है। कहां जोड़ना है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जब पेरोक्साइड, जो आपने पढ़ा हुआ है कि पेरोक्साइड के ऊपर जब HBr जोड़ते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। जब मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है तो H यहां जाता और Br यहां आता। तो वैसी स्थिति में सिर्फ हमारे पास एक कार्बन होता जहां पे किरल होता, लेकिन यहां तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, यहां Br जाएगा और यहां H जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बच रहा है, तो ये हो गया प्रोडक्ट हमारे पास हो गया CH Br-C मिथाइल, और ये हो गया हमारे पास प्रोपाइल, और एक H आ गया। अब ध्यान दीजिए कि दोनों ही, पहली बात, दोनों ही हमारे पास किराल कार्बन है और अनसिमेट्रिकल है। दोनों किरल कार्बन कहीं दूर दूर से भी आइडेंटिकल होने की संभावना नहीं है। तो आपने पता है कि हर एक किरल कार्बन के लिए दो दो कॉम्बिनेशन संभव होते हैं, RS एंड RS। तो कुल मिला के यहाँ कितने कॉम्बिनेशन संभव हैं, RR, RS, SR,
एंड SS। तो आंसर कितना हो गया 4। तो ये ध्यान रखना कि काउंट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये ध्यान रखना कि एंटी मार्कोनिक एडिशन है, तो एंटी मार्कोनिक एडिशन में आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, 2 किरल कार्बन बनेंगे और 2 किरल कार्बन के कुल मिला के कितने स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे, तो 4 बनेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय। यहां ध्यान देना, यहां पर 2-3 बातें हैं। ये जो वर्ड्स आया है जो बच्चों ने बताया, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, ये पेयर्स संभवतः ये पेयर्स नहीं है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, तो न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे कैसे ज्वाइन करता है, तो बेसिकली यहां बीच में लिंकेज किसके माध्यम से, तो फॉस्फेट के माध्यम से। तो ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज। तो यहां पर ये जवाब है फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज। अगेन ध्यान रखना कि यहां पर अगर हम लैंग्वेज की बात करें, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि भाई 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइंट हैं, 2 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स कैसे ज्वाइंट हैं, तो वहां पर आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। चूंकि हमारे पास एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं आया है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स की बात अगर निकल के आती है तो आंसर क्या होगा, फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज। 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कैसे ज्वाइंट होंगे, तो आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, अगर आपने जो एग्जाम दिया है तो आपको ज्यादा बेटर पता होगा। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो बच्चों ने मुझे बताया है, वो यही बताया है कि सर ये न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रही थी 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स की। तो आंसर क्या है, आंसर 3 है, फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज। ओके एनीवे, लेकिन इसका ओवरऑल आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि भाषा क्या थी, जो अभी और क्लियर होगी। आपको ज्यादा पता होगा, अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैकेनिज्म ओरिएंटेड, लेकिन मैकेनिज्म में भी सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉलोइंग इज। तो ये सिंपल सा पूछा गया, मैकेनिज्म में पूछा गया। बेसिकली आपके हेलो एल्केन हेलोरीन से क्वेश्चन है, हेलो एल्केन अल्कोहल मान सकते हैं कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। तो एवरीवन नोज SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तब क्या होता है, तो कार्बोकेटायन बनने से के बाद क्या होता है, तो ये प्लानर हो जाता है। इसका मतलब अब यहाँ आने वाला न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से भी आ सकता है या नीचे से आ सकता है, दोनों फेस से आ सकता है, बॉटम से भी आ सकता है और टॉप से भी आ सकता है। तो होता क्या है, रेसिमाइजेशन। SN1 का नेचर है रेसिमाइजेशन। SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन। ये जो आप मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें साथ में पूछ दिया गया। SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन। और SN2 में क्या होता है, तो SN2 में जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट से आता है। मतलब यहां क्या होने वाला है, इन्वर्सन। तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, SN1 में रेसिमाइजेशन एंड SN2 में इन्वर्सन। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। SN1 में रेसिमाइजेशन एंड SN2 में इन्वर्सन। अगर आपने ये किया है तो वेल डन, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द गिवन इज मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक कौन है, ओके अब ये हमारे पास क्या है, एनिलीन है, यहां लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर कहां चला गया, ये रिजोनेंस में चला गया, एरोमेटिक रिंग में चला गया, रिजोनेंस में चला गया बेसिकली, है ना। अब यहां पर ये जो लोन पेयर है ये 2 अब बेंजीन रिंग में जा रहा है, तो और घट गया। यहां बेसिकली बेस किसको कहते हैं, बेस कहते हैं जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। इसकी भाषा अलग हो सकती है, कुछ बच्चों ने बताया कि ये लेविस एसिड बेस पेयर के रूप में था। तो खैर बेस मीन्स बेस, वो चाहे हम लेविस एसिड बेस की बात करें या फिर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए उसके सापेक्ष में बात करें। तो लोन पेयर जो हमारे पास है, जहां ज्यादा अवेलेबल होगा, इजिली अवेलेबल होगा, वो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। तो ये लोन पेयर चला गया कंजुगेशन में, इसका लोन पेयर दोनों ओर चला गया कंजुगेशन में। अच्छा इसका लोन पेयर, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा है। ये देखो ये पायरॉल बन गया कि दोनों साइड में 5 मेंबर का रिंग हो गया, दोनों साइड में पाई बॉन्ड है, 2 2 4 और 2 6, ये एरोमेटिक का हिस्सा है। ये एरोमेटिक रिंग में चला गया, ये तो और भी उपलब्ध नहीं है, सबसे पुअर है ये। तो अब इसमें सबसे बढ़िया कौन है, तो आंसर इज 4। क्यों, यहां लोन पेयर लोकलाइज्ड है। इस लोन पेयर को हम डिलोकलाइज्ड कहेंगे, इसको भी डिलोकलाइज्ड कहेंगे, इसको भी डिलोकलाइज्ड कहेंगे, और ये लोन पेयर कैसा है, तो लोकलाइज है। तो ये आपका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इथेनॉल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी इन लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट में जो आप यूज करते हैं नाइट्रोजन Cl2 एंड HCl, तो यहां पर अल्कोहल देता है तो है टर्बिडिटी, लेकिन कौन देता है, 3 डिग्री वाला देता है इमीडिएट,
2 डिग्री वाला देता है विद इन 5 मिनट, और 1 डिग्री वाला जो है सो वो नहीं दे पाता है, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। तो इथेनॉल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी इन लुकास टेस्ट, ये लाइन गलत है, इमीडिएट नहीं देता। अगेन स्टेटमेंट 2, पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो पारा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी ज्यादा है देन मेटा एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये लाइन सही है। इन जनरली हम लोग को लगता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ये कम होता है। क्यों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो यहां पर ध्यान रखना है कि पारा वाला तो ज्यादा होता ही है, ऑर्थो वाला कम होता है, और मेटा वाला तो और भी कम होता है। तो ये लाइन तो सही है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो जवाब क्या है? ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। न तो दोनों सही है, न दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो गया? ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, उसके ऊपर आते हैं। नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर, इन सारे कॉम्बिनेशन में कितने ग्रुप ऐसे हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है? तो आपको पता है, आपने इसे पढ़ा होगा जीओसी के अंदर में, नाइट्रो। तो नाइट्रो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर विड्रॉ करता है, ये क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। चूंकि ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दिया, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है नहीं, तो यहाँ आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है कहा जाता है मेटा पे। सेम पैटर्न में कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक कैसा हो गया? ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग, ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग। अच्छा, NHCOCH3 एनिलाइड ग्रुप है, ये क्या करेगा? तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ऑर्थो पारा पे बढ़े होंगे, और अगर ऑर्थो पारा पे बढ़े होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। इसी तरीके से ये आपका एनिसोल है OCH3, ये भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो गया, ये भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो गया। तो मेटा डायरेक्टिंग तो ये दोनों हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं साइनो। तो साइनो में सेम कंसेप्ट, पोलराइजेशन के कारण कार्बन प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रही है, तो कैसा ग्रुप हो गया? तो प्लस, यहाँ पर क्या दिखेगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। तो बेसिकली यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा ऑर्थो एंड पारा पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? तो मेटा पे। ये हो जाएगा हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी तरीके से फिनॉल पे आ जाए, ये तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन की विशेषता है नेट डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। प्लस M के कारण और माइनस I के कारण ये बेसिकली कुल मिला के इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ाता कहाँ है? और मेटा पर बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग। ये क्या हुआ हमारे पास? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। तो आंसर हमारे पास कितने हो गए? तो ये हो गया एक, ये दूसरा और एक तीसरा। तो ये हमारे पास 3 आंसर हो गए। तो कुल मिलाकर के ये आपके 11 क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और आसान से क्वेश्चन थे। आई होप आपने इसमें अपना जितना भी आपने पढ़ा होगा, जो आपका ताकत होगा वहां पर दिखाया होगा, और आप यहाँ से अच्छे स्कोर कर रहे होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।